बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 15। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन बेस के तौर पे आपने ये चीज़ लर्न करनी है कि जी एंटी मैटर जो है उसमें डायरेक्ट जो है वो थ्योरेटिकली जो है उसने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था एंटी मैटर को 1928 में। और एंडरसन डिस्कवर्ड जो है पॉजिट्रॉन ड्यूरिंग स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस इन 1932। और एवरी इसका मतलब क्या होता है एंटी मैटर कहते हैं एवरी पार्टिकल हैव द सेम मास सेम स्पिन पर अपवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड चार्ज टू इट्स रिस्पेक्टिव पार्टिकल जो है, यानी इन अदर वर्ड्स बड़ी सिंपल लफ्जों में हम कह सकते हैं हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर एट द सेम प्लेस। जब भी वो एक दूसरे की इंट्रैक्शन में आएंगे वो एक दूसरे को एनी हाईलाइट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जो है उसका पार्टिकल क्या होता है एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है ये प्रोटॉन ही होता है, ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मास एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। प्रोटॉन जो है इसका एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन होता है। न्यूट्रिनो जो है इसका एंटी पार्टिकल जो है वो एंटी न्यूट्रिनो होगा। ठीक है जी। सो इसमें जो है वो आपके पार्टिकल जो है इसी तरह से अर्थ जो है इसका एंटी पार्टिकल जो है वो क्या होता है ब्लैक होल होता है। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी होता है, एंटी न्यूट्रॉन का होता है। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है टू कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ, इससे रिलेटेड भी जो है वो बहुत दफा क्वेश्चन आते हैं पेपर में और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। 1924 de Broglie suggested that moving particle behave as a wave called matter wave or particle wave, और यहाँ से जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब कहने का ये है कि देखें जैसे हम कहते हैं कि लाइट जो है वो बेसिकली इट्स अ वेव। जब वो ट्रेवल करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो डेट विल बिहेव लाइक अ वेव, लेकिन जब किसी मीडियम से आकर इंटरेक्ट करती है तो देन इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। इंटरेक्शन विद अ मीडियम जो है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है पार्टिकल जो है जब वो मूव करेगा तो दैट आल्सो शुड बिहेव लाइक अ वेव। तो उसने यहाँ से जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ। अब क्या है कि अगर जो है मोमेंटम यानी मास एंड वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो और मास बहुत कम हो तो फिर वेवलेंथ जो है वो क्या होती है ऑब्जर्वेबल होती है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो है वो ये ट्रू है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है एक बॉल की, अगर हम 20 ग्राम की एक बॉल जो है वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवाते हो उसमें जो आंसर है लैम्डा का वो 10⁻⁻34 मीटर आता है, तो जो कि डिटेक्टेबल वेवलेंथ नहीं है। ऐसे ही है ना जी। तो वेवलेंथ जो है या डी ब्रोगली वेवलेंथ डिटेक्टेबल कब होती है फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए डिटेक्टेबल होती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिटेक्टेबल नहीं होती, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिटेक्टेबल होती है। यहाँ पे जो है वो एम वी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लैम्डा इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वेलोसिटी। So कहते हैं an object of large mass and ordinary speed has small wavelengths, that is wave defects such as interference and diffractions are negligible जो है उसके ऊपर होते हैं। इसी तरह से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो है ये एक साथ जो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है उसको प्रूव करने की जो है वो कोशिश की गई। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को प्रूव करता है और इसमें जो है वो कहता है जी इसमें कंफर्म द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और दे शो दैट इलेक्ट्रॉन आर डिफ्रैक्टेड from a metal crystal in exactly same manner as X-rays or any other wave जो है वो डिफ्रैक्ट करती है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी BE is made incident on a nickel crystal। द बीम डिफ्रैक्टर जो है वो निकल क्रिस्टल लिया उन्होंने उसको डिफ्रैक्ट करवा के देखा तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने देखा कि जो वेवलेंथ है उसकी वो H/mv, अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से mv इज इक्वल √2mv के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से जो वेवलेंथ जो है इसका ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। चूंकि वोल्टेज जो है उन्होंने कांस्टेंट रखी हुई थी 54 वोल्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जब उन्होंने यहाँ वैल्यूज पुट की इलेक्ट्रॉन की और वोल्टेज की तो आंसर आया लैम्डा इज इक्वल 1.66 10⁻⁻10 मीटर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1.66 10⁻⁻10 मीटर। तो ये पार्टिकल ज़ाहिर नेचर के लिए फॉर्मूला डेवलप हुआ था तो उसका आंसर 1.6 10⁻⁻10 मीटर आया। अब हम वेव नेचर को फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर वही आता है। यहाँ ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो अगर हम ज़ाहिर निकल क्रिस्टल है तो यहाँ डिफ्रैक्शन के लिए
ब्रैग्स लॉ यूज होगा। और निकल के केस में जो ग्लांसिंग एंगल है वो 65 होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एम की 1 के लिए। जब इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर 1.65 10⁻⁻10 मीटर आया। यहाँ डी जो है वो आपने लेटिस स्पेसिंग देनी है 0.91 10⁻10 मीटर। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया। इसका मतलब है यहाँ पर प्रूफ हो गया, कंफर्म हो गया वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के। पार्टिकल जो है कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव व्हेन इट इज मूविंग जो है एट हाई स्पीड जो है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है ये वाला इफेक्ट जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये इफेक्ट प्रोमिनेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बॉल जो है अगर जो है वो अब मूव कर रही होगी तो डेट विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली, जो कि वेवलेंथ उसकी अनडिटेक्टेबल होती है। लेकिन अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव नहीं कर रहा होगा, वेव लाइक पाथ में मूव कर रहा होगा एंड डेट हैज अ वेवलेंथ। और यहाँ इस केस में वेवलेंथ थी 1.6 10⁻⁻10 मीटर जो कि डिटेक्टेबल है। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की। और प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रोगली रिसीव्ड 1929 में नोबेल प्राइज मिला था उसको। और क्लिंटन जोसेफ जो है वो डेविसन एंड जॉर्ज पेजेट थॉमसन जो है शेयर द नोबेल प्राइज इन 1937 फॉर द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इसका प्रिंसिपल क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव जो है या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है उस प्रिंसिपल पर इसको बेस किया जाता है। अच्छा अब देखो कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन 3 टाइप के बहुत ज्यादा पेपर में, पास पेपर में रिवाइज हुए, इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मिलते जुलते डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ आपके पास आ सकते हैं। फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड देन द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होती है, h/mv। अगर हम यहाँ पर देखो स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, स्पीड को कांस्टेंट कर देते हो तो अब स्पीड आपने कांस्टेंट कर दी तो h लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मैस से। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर जो है अब हम जो वेवलेंथ है, द वेवलेंथ की रेशियो है प्रोटॉन टू अल्फा डी ब्रोगली वेवलेंथ वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा अब सिर्फ मैस पे डिपेंड करेगा तो मैस ऑफ अल्फा ओवर मैस, जो कि इनवर्स रिलेशन है जी, मैस ऑफ प्रोटॉन। सो मैस ऑफ अल्फा जो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन क्या होता है 4। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम सिंपली कह देंगे 4:1 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से जो है अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है की बात कर लेते हैं। इसमें जो है उसने हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये बताएं कि अगर जो है वो सेम जो है वो क्या हो काइनेटिक एनर्जी, अगर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर होते हैं। इस केस में जो है अगर आप देखें तो हमने जो है वो फॉर्मूला अब यूज करना है वो ये वाला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर। अब मोमेंटम जो है वो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम से ये फॉर्मूला आता है 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा एच ओवर एम वी। अब मोमेंटम की जगह हम जो है वो स्क्वायर रूट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपको पता है 1/2p² डिवाइडेड बाय m होती है। तो मोमेंटम यहाँ पर 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ कांस्टेंट रखते हो तो अब जो है वो लैम्डा जो है यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मैस है। पहले डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल सिंपल मैस, अब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। इसमें जो आपका आंसर बनेगा लैम्डा प्रोटॉन टू लैम्डा अल्फा, वो आंसर आएगा जी आपके पास स्क्वायर रूट मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। सो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो रेशो क्या बन रही थी 4:1। इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा 2:1 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर 2:1 बनेगा। ठीक है जी। सो इस तरह के जो है पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से, इसमें अगर देखें तो अब हमारे पास जो है वो
अगर वो कहता है कि यहाँ पर जो है वो आप पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट लिया हुआ है, अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट लिया है तो इसमें जो आपका फॉर्मूला है वो जो हमारा बनेगा, अब वो आप देखते हैं कि क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें इसको क्लियर ही कर लेते हैं। अच्छा, अब उसने कहा कि सेम पोटेंशियल जो है वो अगर हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्लेस कर देना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लेकिन उसकी जगह हम 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लेकिन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी वर्क करनी है तो क्यू वी भी लिख सकते हैं उसको, इफ दे आर एक्सेलरेटेड सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ है तो आप पोटेंशियल को कांस्टेंट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम पोटेंशियल और एच कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये अब आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ मैस एंड साथ चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो आपके फैक्टर फैक्ट करेंगे तो लैम्डा पी ओवर लैम्डा जो है एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ mass of alpha to mass of proton multiply by charge on alpha। आप एक साथ भी इनको रख सकते हो और अलग-अलग भी कर सकते हैं, ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें। मैस ऑफ अल्फा जो है वो ओवर मैस ऑफ प्रोटॉन, इनकी रेशो जो है वो आ जाएगी 2, ज़ाहिर 4/1। अब ये जो है वो इसके ऊपर चार्ज 2 टाइम्स होता है एज कम्पेयर टू अल्फा, तो वो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट पे आ जाएगा 2, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है इसका आंसर आएगा। इनकी रेशो जो है अगर हम पोटेंशियल सेम रखते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें मिलती जुलती स्टेटमेंट्स के साथ मैंने तीनों टाइप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड जो आते हैं वो बता दिए। आपने इसी तरह से इसको लर्न कर लेना। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अगर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन आ जाता है तो उसमें देखें कि अब न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है वो क्या होता है, ज़ीरो, तो वो ज़ीरो समथिंग ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके लिए फिर आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो वो तो ज़ाहिर न्यूट्रल पार्टिकल है तो वो एक्सप्लेट नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अब हमने डिस्कस करना है, जो मेन टॉपिक हमारा वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो इसमें जो है वो ज़ाहिर है चैप्टर 20 का ये टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, और इसमें से जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एक्सरे से क्वेश्चन आएगा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा होता है। अब देखो कि इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोमीट्री में स्टडी ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड बाय एमिटेड बाय सब्सटेंस, जो है उसको हम स्पेक्ट्रोमीट्री का नाम दे रहे होते हैं। जैसे जो है वो सन में जो है वो हीलियम को आइडेंटिफाई किया गया था विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री, जो बिफोर इट वाज डिस्कवर्ड ऑन अर्थ जो है। सो इसमें हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, यू ऑलरेडी डू नो अबाउट इट। Absorption spectrum is caused by the transition of atom atomic electrons जो है। Each element has characteristics emission spectra in its vapor state जो है, और इसको हम जो है वो अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हर सब्सटेंस जो है उसका एक स्पेसिफिक जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे जी अगर हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, ये 3 मेजर कैटेगरीज बनती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है वो आमतौर पर सॉलिड या कंडेंस लिक्विड हो तो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। मतलब कंटिन्यूस का मतलब है उनमें कलर्स के इन बिटवीन जो है बाउंड्रीज नहीं होती, वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही होते हैं कलर जो है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो यूजली गैस और वेपर स्टेट में कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक जो फॉर्म में जो है वो उसका हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे कि उसमें जो है वो लाइन्स अलग-अलग से बिल्कुल शो हो रही होंगी। तीसरा मॉलिक्यूलर और बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें कलर्स जो हैं उनका एरिया फिक्स होता है। जैसे कंटिन्यूस में कलर्स ओवरलैप कर सकते हैं, जो उनका स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप कर जाता है। बैंड जो है उसमें ओवरलैप नहीं करता, उसमें अगर रेड का रीजन है वो रेड का, रेड के बाद नेक्स्ट अगर येलो का है तो येलो का स्टार्ट हो जाएगा, तो बैंड्स की सूरत में हमें वहाँ पर स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उनका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बनता है। इसमें एग्जांपल जो है वो है जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है। हाइड्रोजन जो है उसमें 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है,
और वो उसमें जो है वो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। और ये जो है जी, इसमें आप देखें कि हमारे पास ये सबसे पहले जो है इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय बाल्मर जो है इन 1885 में। और बाल्मर इसको इसलिए कामयाब हुआ उसको ऑब्जर्व करने में कि चूंकि बाल्मर रीजन जो है इट लाइज इन द विजिबल रीजन। तो बाल्मर ने ये देखा कि जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर जो है वो कौन से ऑर्बिट में आकर ट्रांजिशन करता है, सेकंड ऑर्बिट में, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब सेकंड ऑर्बिट में आता है तो विजिबल लाइट के पोर्शन की जो है वो रेडिएशन अमिट होती है। तो उसने देखा कि ट्रांजिशन किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर कहाँ हो, सेकंड ऑर्बिट में, तो विजिबल पोर्शन की लाइट वहां से एमिट होती है। हमें पता है लाइट इज एमिटेड एंड अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इसका मतलब है यहाँ से जो है वो जब भी उसने ट्रांजिशन करनी है तो विजिबल पोर्शन की लाइट एमिट होती है। जितनी वो ज़्यादा हाई एनर्जी से आएगा उतनी हाई एनर्जी रेडिएशन एमिट होंगी। फिर लाइमन सीरीज आ गई, वो उसमें कहा जी कि किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर वो कहाँ आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की जो है वो एमिट करेगा। और इसी तरह से फिर पेस्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज डिस्कवर हो गई। अच्छा, इसमें जो है वो हमें जो है वो यहाँ पर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, इनके जो एक तो ये रीजन पता होने चाहिए। लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, बाल्मर जो है विजिबल रीजन में, और जो पेस्टन है, ब्रैकेट सीरीज है, इंफ्रारेड रीजन है, ये तीनों की तीनों जो है वो कहता है इंफ्रारेड रीजन में जो है वो लाई करती हैं, पेस्टन, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास अगर देखें तो जो ट्रांजिशन है लाइमन सीरीज की, वो किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आती है। बाल्मर में किसी भी हायर ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगी। पेस्टन जो है वो सीरीज में किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, ब्रैकेट सीरीज किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ में, फंड सीरीज किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ ना इसकी जो है वो जर्नल जो है वो फॉर्म बन गई। जर्नलाइज फॉर्म अगर देखें तो 1/लैम्डा is equal to Redberg constant into जो है वो 1/p² माइनस 1/n²। और यहाँ जरा देखें तो n जो है डेट शुड बी ग्रेटर देन, या p जो है वो डेट शुड बी ग्रेटर देन n जो है फॉर ट्रांजिशन। जो है अगर देखें तो ट्रांजिशन तो ही होगी ना, किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो फिर जो है वो रेडिएशन एमिट होगी। तो रेड बर्ग जो है कांस्टेंट याद रखें, यहाँ 1.0974 पर मीटर होता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स कहता है ऑल वन इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैव एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइक हाइड्रोजन एटम। और स्पेक्ट्रम लाइंस जो है वो गेट क्लोजर विद इन द इंक्रीज, जो है उसको हम कहते हैं सीरीज लिमिट। देखें अब इसमें 5 स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। आप जो ऊपर जाते जा रहे हैं तो देखें जो शेल्स के दरमियान डिफरेंस है वो कम होता जाता है। अगर शेल्स के दरमियान डिफरेंस कम होता जाएगा तो ऐसा भी पॉइंट आएगा जहां पर इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। जब ओवरलैप कर जाएंगे तो हम कहते हैं कि सीरीज लिमिट आ गई है, उसको हम फिर क्या कह देते हैं, एन इन्फिनिटी कह देते हैं। तो सीरीज लिमिट आ गई है, उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, आयनाइज कर जाता है। सो इसमें जो है वो जी जो क्वेश्चन है सबसे पहला जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आता है। वैसे तो आप काउंट कर सकते हैं, लेट से आपको कहा जाए एन की वैल्यू जो है वो है लेट से 3, तो आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करेंगे तो एनर्जी लेवल्स आपने कितने लिए, 3। तो इसका मतलब है आप एनर्जी लेवल्स 3 ले लिए, तो आप इसका मतलब है 3 से 1 में आ सकते हैं, 2 से 1 में आ सकते हैं, ऐसे ही ना जी। उसके बाद जो है वो 3 से और जो है वो 2 में आ सकते हैं। तो ये जो है वो आपके जो है वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इसमें बन गई। ठीक है, तो इस तरह 4 होंगे तो आप आगे 4 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो, फिर तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ गिने तो आपके पास कितनी है, 3 है। सो अब आप अगर यहाँ 4 कर दिया है तो आप कहेंगे कि फिर 4, तो 4 से जो है वो फिर 1 में आ सकते हैं। ठीक है, 4 से जो है वो आप 2 में आ सकते हो, 4 से जो है वो 3 में आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, 3। अगर जो है वो यहाँ n की वैल्यू 4 रख लेते हो तो आपको यहाँ n की वैल्यू गिवन हो तो यू हैव टू कैलकुलेट बाय डायग्राम कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, सीधा सीधा फार्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2।
तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे n की वैल्यू 4 गिवन है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर लूँगा। n की वैल्यू 4 है, तो मैं कहूँगा 4 इंटू n-1, n-1 मीन 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो है वो 2। तो देखें इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 6। तो यहाँ से भी काउंट करें, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी बन रही हैं, 6 ही बन रही है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो आंसर 6। तो ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए शॉर्टकट है। अगर आपने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो उनको फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम जो है रेशियो ऑफ मिनिमम टू वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है वो आप मैक्सिमम टू मिनिमम जो है वो अगर हमें फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने एक पूरा टेबल इसका बना लेना है प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको इसमें जो है वो मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। किसी भी सीरीज के लिए, फॉर एनी सीरीज जो है, आपके पास बाल्मर सीरीज है, पेस्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, किसी भी सीरीज के लिए, फॉर एनी सीरीज आपके लिए उसने पूछा, दो चीज़ें पूछ सकता है, लैम्डा मैक्सिमम पूछ सकता है, लैम्डा मिनिमम पूछ सकता है। तो अगर उसने लैम्डा मैक्सिमम पूछा किसी भी सीरीज के लिए, तो आपने जो है वो देन क्या करना है, आपने p की वैल्यू जो है वो या n की वैल्यू जो है वो रखनी है नेक्स्ट लाइन, यानी p+1। ठीक है, किसी भी सीरीज के लिए। और अगर उसने लैम्डा मिनिमम पूछा किसी भी सीरीज के लिए, तो आपने जो है वो n की वैल्यू जो है वो रखनी है इन्फिनिटी। देखो, एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जितनी वेवलेंथ कम से कम होगी, ज़ाहिर है मिनिमम वेवलेंथ के लिए उतनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ लेना चाह रहे हो तो नेक्स्ट लाइन जो है वो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ को शो करेगी। और अगर आप मिनिमम वेवलेंथ लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी लेवल से वहाँ आना चाहिए। तो उसके लिए जो आपने एन की वैल्यू जो है उसको क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, इनफाइनाइट रखना है। अब जैसे आपके लिए जो है ये क्वेश्चन आ गया, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है, सॉरी ये वेवलेंथ है, मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ फॉर, लेट्स से जी उसने कहा बाल्मर सीरीज जी। ठीक है जी, फॉर बाल्मर सीरीज लेट्स से कि हम एक एक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल उसने हमें बाल्मर सीरीज के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो फॉर बाल्मर सीरीज जो है, लेट्स से हम इसको बाल्मर सीरीज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बाल्मर सीरीज हमारे पास जो है वो क्या है, दैट इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/p² -1/n²। ठीक है, सो अब मुझे अगर बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो मैं n की वैल्यू p+1 रखूंगा। अब p जो है वो हमारे पास बाल्मर सीरीज के केस में जो है वो क्या है, सॉरी यहाँ बाल्मर सीरीज है तो इसमें क्या आएगा, 2²। तो बाल्मर जो है वो जो कि उसका p की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2² -1/n²। अगर मुझे लैम्डा मैक्सिमम यहाँ से फाइंड करना है तो मैं यहाँ n की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन रखूंगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब p+1, तो यहाँ n की वैल्यू मैं 3 रखूंगा। अगर मुझे लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, इन्फिनिटी। तो बारी बारी फाइंड करते हैं। लेट्स से इसमें मुझे लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/लैम्डा मिनिमम, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/रेडबर्ग कांस्टेंट 1/, अब देखें ये 1/4 हो जाएगा, 2²। और n की वैल्यू जो है वो मुझे इन्फिनिटी रखनी है, तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है जी, 0। इसका मतलब है आंसर आपका आ गया r/4। तो क्या आपका आंसर r/4 है? आपका आंसर r/4 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो आंसर आया r/4, ये किसका आंसर है, इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/लैम्डा मिनिमम का आंसर है। आपसे उसने लैम्डा मिनिमम पूछा है। कुछ स्टूडेंट्स है आंसर r/4 दे देते हैं, r/4 नहीं देना, यहाँ से लैम्डा मिनिमम जो है वो आपका आ जाएगा 4/r।
तो ये 4/r आपका जो है वो आंसर है इस केस में, 4/r। ये लैम्डा मिनिमम आ गया, ठीक है जी। अब आपने अगर लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप जो है वो इसको यूं करेंगे, 1 ओवर लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 ओवर, अब 1/4 है, माइनस, अब एंड की वैल्यू आप 3 रखोगे, क्यों, क्योंकि आपने मैक्सिमम चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो 1 बाय, ये आपके पास क्या आएगा, 9। एलसीएम नहीं, इनका एलसीएम जो है वो 36 आएगा, तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है यहाँ पर r इंटू 5/36 आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या आंसर 5/36, 5r/36 ऐसा नहीं है, जो कि आपने लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है। तो लैम्डा मैक्सिमम अगर फाइंड करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो यहाँ से जो लैम्डा मैक्सिमम आएगा वो आपके पास क्या आएगा जी, दैट वुड बी इक्वल टू 36/5r, ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, लैम्डा मैक्सिमम आ गया, ठीक है जी। अक्सर जो है वो रेशो पूछी जाती है, तो रेशो जो है वो ज़ाहिर है अगर आगे आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा आपने एक टेबल बना लेना है सबके लिए, और उसमें इनकी वैल्यूज एक दफ़ा प्रैक्टिस करके उसको पुट कर लेना है, एंड यू विल गेट द आंसर्स। आप देखिए यहाँ 36/5 की रेशो लेनी है, लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम अगर वो कह रहा है, तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपने अगर इसमें कैलकुलेट करनी है इसकी लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम जो है बाल्मर सीरीज की, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास इसको आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम दोनों पूछे जा सकते हैं। लेट्स से मैक्सिमम टू मिनिमम अगर मुझे रेशो लेनी है, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या है, 36/5r, ठीक है जी। डिवाइड आप इसको कर रहे हो 4/r के साथ, तो अगर आप गौर करें तो आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो आप इसमें देखें जो है 5/4 कितना हो जाएगा, 20, या 4 को इधर से डायरेक्ट डिवाइड जो है वो उससे डिवाइड कर लो आप, तो आपके पास आंसर जो है वो 9/, क्या आ जाएगा, 5। तो इसकी रेशो 9/5 आएगी, 9:5 आ गई। इसी तरह से जो है वो आप बाकी सीरीज के लिए भी इनकी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम जो है लाइमन सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए, पेस्टन सीरीज के लिए, कम से कम इन 3 के तो लाजमी करनी है। उसमें बारी बारी आप उसको लैम्डा मिनिमम भी फाइंड करेंगे, उसके बाद लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करोगे, उसके बाद रेशो। रेशो में देखें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम भी, मिनिमम टू मैक्सिमम भी, तो केयरफुल आपने रहना है। नेक्स्ट है जी, इसके बाद ज़ाहिर है ये आपका मेन टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद बड़ी इजी इजी चीज़ें हैं वो आपने जस्ट गो थ्रू करना है। बहुत टॉपिक मॉडल ज़ाहिर है इजीली आप उसको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। 1913 में जो है इसको प्रपोज किया गया था, ये एक सेमी क्लासिकल थ्योरी है बेसिकली, और इसमें क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स आर एप्लीकेबल टू द एटॉमिक सिस्टम दोनों। इसका मतलब है ये मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स है, इसलिए इसको सेमी क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें जो है वो हमारे पास पास्टुलेट जो है उसके देखें तो हमारे पास 3 पास्टुलेट हैं, कौन कौन से जी। एक इलेक्ट्रॉन जब रिजॉल्व कर रहा होता है तो वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के ऊपर जो है वो अपने अपने अलग-अलग ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा होता है, और विद आउट रेडिएटिंग। इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो यही थी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलॉर्ड ऑर्बिट में एनर्जी उनकी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो विदाउट एनर्जी रेडिएटिंग जो एमिट कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है ना, दैट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, तो वो उसको एक्सेलरेट करना चाहिए। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी जो है इन बहुत एटॉमिक मॉडल जो है उसमें। बाकी सारे उसमें जो है जी, उसमें फर्स्ट पास्टुलेट जो है वो ये था कि इलेक्ट्रॉन मींस इन अलाउड यानी डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग, और कंटिन्यूसली इसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा होता है। दूसरा इसका पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवाइव कर रहे हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है MV/r/n जो यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, अगर आपको याद हो तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम MV/r भी लिखते होते थे।
एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr के इक्वल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका nh/2 होना चाहिए। यानी कि अगर उसको फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मूव करना है तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम n की वैल्यू 1 रख लें। तो उसका एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना होना चाहिए, h/2 अगर उसने सेकंड ऑर्बिट में रिवाइज करना है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, L2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, h/पाई एंड अप टू स्वान। तो उसने कहा कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होना चाहिए हर ऑर्बिट में। तो अगर h/2 पाई उसका एंगुलर मोमेंटम, इट मींस वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिजाइड कर सकता है, h/पाई है तो सेकंड ऑर्बिट में एंड अप टू स्वान। तो उसने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो हमेशा वो रेडिएट करेगा, और रेडिएशन कितनी वो एमिट करेगा, जितना जो है उन एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों शेल्स के इन बिटवीन, तो वो ही एनर्जी जो है वो आपके फोटोन की एनर्जी होगी। तो फोटोन की जो एनर्जी है उसने कहा वो किसके इक्वल होगी, En, दोनों शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, माइनस किसके इक्वल होगा, Ep। ठीक है। अच्छा, इसका जो हमारे पास इट कैन जो बोर एटॉमिक मॉडल है, कहते हैं जी ये इसने फाइन स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन कर दिया, हाइपर फाइन जो है वो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है वो हम एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आगे मॉडर्न फिजिक्स में जाके जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो डी ब्रोगली ने जो है उसको प्रूव कर दिया था, h/, जो है वो mvrn इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो बुक में भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ ये याद रखना है कि इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है, इसका सेकंड पोस्टुलेट है, एंड दैट वाज जो है वो एक्सप्लेन्ड बाय जो है वो डी ब्रोगली। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वांटाइज रेडियाई, सिर्फ इसमें जो है वो इसमें याद रखना है, रेडिएशन जो क्वांटाइज रेडिया है उसका फार्मूला Rn n इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर के आता है। इसमें वैल्यूज पुट करें तो n जो है ये बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं, तो इसको हम r0 यानी 0 के लिए कह सकते हैं n स्क्वायर। यहाँ देखें ना, ये वाला सारी टर्म जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गई। तो अगर मैं n की वैल्यू जो है वो रख लेता हूँ 1, तो वो r0 आ गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास n फॉर्मूला आ गया, r0 को हम r1 भी कह सकते हैं। तो rn बेसिकली यहाँ पर n स्क्वेयर r1 के इक्वल बन जाता है। ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है तो n की वैल्यू 1 रखें, r1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे वो सेकंड ऑर्बिट आ जाएगा 4n r1, n की वैल्यू 3 लिखेंगे थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर जो है r0 यानी r1 की वैल्यू जो फर्स्ट आपका आउटर मोस्ट शेल है, अब सारी वैल्यूज पुट करें तो उसका आंसर कितना आता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, या इसको जो है वो डिफरेंट टर्म में पूछा जाता है तो 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर भी कह सकते हैं इसको। जो हाइड्रोजन फर्स्ट बोहर मॉडल है इसको हम 0.053 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट जो है उसकी वैल्यू क्या है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड से की पूछे तो आपने थर्ड 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 9 इंटू जो है वो हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ एंड अप टू सो ऑन जो है। तो इस तरह से जो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये इजी टॉपिक है जी। नेक्स्ट जो है क्वांटाइज एनर्जी में हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें दो तरह की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू होगी 1/2 ke² ओवर 2rn, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -ke² ओवर rn, और टोटल एनर्जी सम से आएगी तो आंसर आएगा -ke² ओवर 2rn। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखें तो क्या बनेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी रेशियो बनेगी 1:-1। अगर आप इनको रेशियो लें तो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी जो है जो रेशियो है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस और रिवॉल्व कर रहा होगा, वो हाइड्रोजन बोहर ऑर्बिट के लिए वो बनेगी 1:-2। ठीक है जी, आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो 1:-2। और अगर आप जो है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी लेंगे तो 1:-, और काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी जो है En मतलब टोटल एनर्जी, ये फाइंड करोगे रेशियो तो वो आपके पास आएगी 1
रेशो -1 आएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। ये फॉर्मूले आपको पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का याद रखना है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एनर्जी जो है वो इन द nth ऑर्बिट जो है उसके लिए फार्मूला 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर ई की पावर 4 m के स्क्वायर जो है ओवर ए स्क्वायर, तो आंसर आता है 13.6। इसका मतलब है जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकंड स्टेट के लिए जो है वो इसी को फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये ई नॉट ओवर एन स्क्वायर है। इसका मतलब है आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो अगर माइनस ई नॉट है तो सेकंड जो है वो एन स्क्वायर 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो आएगी माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय 4। थर्ड के लिए करोगे तो वो माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी 9 एंड अप टू सो ऑन। आपने कम से कम पहले चार जो है वो जरूर लर्न करनी है। पहली ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6, 2 रखेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड के लिए। और थर्ड के लिए आती है -1.1 इलेक्ट्रॉन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ के लिए क्या आती है -0.85। कम से कम आपने नहीं चार लर्न करनी है पहली। उसकी रीजन के डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इनकी वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल जो है आपसे पूछा जाए सेकंड टू फर्स्ट जो है तो 13.6 -3.40 कर दोगे, ठीक है। सेकंड टू थर्ड अगर कहें ट्रांजिशन करके जाता है तो बताएं कितनी एनर्जी डिफरेंस आएगी, तो 3.4 -1.51 करना पड़ेगा। जब चेंज कैलकुलेट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देखिए कैसे, अगर सपोज करें वो कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके सेकंड से थर्ड जाता है तो अब आपके पास -3.4, आगे आप करोगे माइनस इंटू -1.51, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर जो है। तो आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो एक्चुअली रिवर्स करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ से यूँ करेंगे -1.51 माइनस इंटू माइनस जो है वो 3.40, ठीक है। अच्छा अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो -3.40 -1.51। तो इसका मतलब है अगर ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड होती है तो कितनी एनर्जी लेके आएगी 9, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो कितना रहेगा 3, 13 में से 5 जो है वो 8 और 1.89, इसका मतलब 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन वहाँ से एमिट होगी। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो अगर आप थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आते हो तो आपके पास जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो वहाँ पे मिशन होगी। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी लेवल्स याद होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका मैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और वो ज़रा गौर कीजिएगा। देखो इसमें जो है वो सेकंड पोस्टुलेट जस्टिफाइड बाय डी ब्रोगली, ये तो ऊपर चीजें मैंने बता दी। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोस्ट शेल जो है वो 2 × 10⁻² जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग होती है। क्वेश्चन मैं जो यहाँ कहना चाह रहा था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स से जी क्वेश्चन आता है, ये बताएं द रेशियो ऑफ एनर्जीज इन बोहर ऑर्बिट्स for second to third excited स्टेट क्या होगी। अब ये क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ना गलती कर लेते हैं और मिस्टेक हो जाती है उनकी। अब आपने जो है वो इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और अब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा इसमें जो है वो मिस्टेक क्या होगी और आपने क्या मिस्टेक नहीं करनी। अब देखो हमारे पास जो है उसने रेशो पूछी है ऑफ एनर्जीज जो है बोहर ऑर्बिट जो है सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हमारे पास जो है वो रिलेशन कुछ ये है कि एनर्जी का ई नॉट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी ई नॉट, इसको मैं कह देता हूँ ई नॉट ओवर 4, ये सेकंड 2 के लिए माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा 9
नेक्स्ट माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई 16 एंड अप टू सो ऑन। अब गलत ही क्या करना है स्टूडेंट को, इसका आंसर दे देते हैं सेकंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर मैं इसको और आसान कर लेता हूँ आपके लिए, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। फिर थर्ड के लिए आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ लोग ना इसका आंसर कर देते हैं कि फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दे थिंक कि इसका आंसर ना यूं होगा ई नॉट ओवर माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय 4, और उसका आंसर वो निकाल लेते हैं 4 ओवर 1 यानी 4:1। ये वाला जो आंसर है ना आपका, डेट इज रॉन्ग। देखो क्यों, क्योंकि ये वाली स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट नहीं है। ये वाली जो स्टेट है ना, ये आपकी जो है वो एक्साइटेड स्टेट नहीं है। उसने पूछा है रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये बेसिकली जो है वो है ग्राउंड स्टेट। ये आपकी जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी जो है ये कौन सी कहलाएगी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ये वाली जो है वो आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ये वाली जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें आप देखें आंसर 4 नहीं आना। अब इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो 9:4 आएगा, 4:1 नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट की रेशो लेंगे, सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट की रेशो लोगे तो आपका आंसर जो है वो 16 रेशो जो है वो क्या आएगा, 9 आएगा, 9:4 नहीं आएगा। तो मोस्टली जो सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट का क्वेश्चन आता है वो आंसर 4:9 दे देते हैं। हालांकि जो पहली जो स्टेट है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, एंड अप टू सो ऑन। आई होप सो कि यू गेट द पॉइंट। और इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने जो है उसको मेक श्योर के आंसर ठीक करना है। एक्साइटेशन पोटेंशियल्स की बात करें, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है। कहता है पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द atom for example hydrogen and 13.6 electron volt is ionization potential है। ionization potential का मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाना है, बाहर निकल आना है एटम से। तो there is a large number of excitation potentials and only limited number of ionization potential. Each next ionization potential is greater than the preceding one जो है, तो next जो है वो कहता है greater होता जाता है। excitation energy क्या होती है, the energy required to raise the electron from the ground state to हायर एक्साइटेड स्टेट, जो उसको क्या कहते हैं जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है। सो ये कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। थर्ड लेक्चर में जो है इंशाल्लाह जो है उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरेज कंप्लीट टॉपिक जो है, और ये मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट